हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में वेलकम करता हूं फिजिक्स फैकल्टी के रूप में। आज आप सभी क्लास 11 से क्लास 12th में आ चुके हैं। तो क्लास 12th में फ़िज़िक्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम फिज़िक्स की ओर अग्रसर हों उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर ले लें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि क्लास 12th फिजिक्स में पेपर कितने मार्क्स का आता है? पेपर कितने मार्क्स का आता है? ठीक है, बात करें तो अपना जो पेपर होता है वो 56 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 56 मार्क्स का। 56 मार्क्स। इसके अलावा हम बात करें तो सत्रांक होते हैं अपने सेशनल, जो कि होते हैं 14, और 30 होते हैं अपने प्रैक्टिकल। बात करें प्रैक्टिकल, कितने होते हैं? 30। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं अपने 100। 56 तो आपका पेपर, 14 आपके सत्रांक, 30 आपके प्रैक्टिकल। ये 14 और 30 होते हैं 44। 44 नंबर ये जो है यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे आप किस प्रकार की प्रस्तुति देते हो, किस प्रकार का परफॉर्मेंस आपका रहता है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। और 56 पेपर में आप किस प्रकार की प्रस्तुति देते हो, पेपर में किस प्रकार का स्कोर करते हो, किस प्रकार से आप लिखते हो, उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये 56 मार्क्स जो है क्लास 12th की फिजिक्स में किस प्रकार से डिवाइडेड है। मतलब जैसे अपना जो सिलेबस है इसमें कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर है। यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई क्या होती है? 1, 2 या कई सारे चैप्टर से मिलकर बनी होती है। तो सिलेबस के अंदर हम बात करें तो हमारे जो यूनिट है वो है 10। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 10। इन 10 यूनिट में अध्याय की हम बात करें, चैप्टर्स की, किसकी? चैप्टर्स की। तो चैप्टर से अपने 17 चैप्टर हैं, 10 अपने यूनिट, और यहीं से अपना पूरा पेपर 56 का बनता है। क्लियर है? अब स्टार्ट करें तो हमारी जैसे सबसे पहली यूनिट जो कि अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। क्या? स्थिर वैद्युतिकी। प्रथम इकाई जो है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो स्थिर वैद्युतिकी है इस इकाई में 4 चैप्टर है। मतलब ये जो हमारी इकाई है ये 4 चैप्टर से मिलकर बनी है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है अपना विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो चैप्टर है वो है अपना गाउस का नियम। क्या है? गाउस का नियम। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव। एंड फोर्थ चैप्टर जो कि है अपना विद्युत धारिता। धारिता भी बोलते हैं। तो इन 4 चैप्टर से मिलकर बनी है हमारी ये इकाई, प्रथम इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 7 मार्क्स की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कितने मार्क्स की? 7 मार्क्स की। इस इकाई में से कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और डेरिवेशन भी आते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कि जो स्थिर वैद्युतिकी हम पढ़ेंगे एक्चुअली ये होती क्या है, स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, ये पढ़ते हैं। चलो फिर हम चैप्टर की ओर चलेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, देखो ये जो इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब हमें पता हो
तो आगे हम इन अध्यायों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसका मतलब क्या है? मतलब स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं? देखो, हम मान लें कि फिजिक्स एक प्रकार का पेड़ है। क्या है? फिजिक्स एक प्रकार का पेड़ है और इस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, फिजिक्स एक प्रकार का पेड़ है और इस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान और इंग्लिश में होता है फिजिक्स। मोस्टली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी होती है, कई बार वो वर्डिंग को भूल जाते हैं कि अपनी जो इकाई है, अपनी जो सब्जेक्ट है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो फिजिक्स को हम एक प्रकार का पेड़ मान लेते हैं। क्या है? पेड़ है। तो पेड़ होता है तो उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज, और कुछ शाखाएं पतली होती है, कुछ शाखाएं मोटी होती है, अलग अलग शाखाएं होती है। तो हर शाखा का अलग अलग काम हो गया एक तरह से, मतलब कुछ पतली कुछ मोटी शाखाएं हैं तो उन पर ज़्यादा वजन आ सकता है, और कुछ पतली शाखाएं तो वो टूट सकती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं हैं। और फिजिक्स में जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को नाम दिया गया। जैसे अगर नाम दें तो ये होगी, जैसे अपने मैकेनिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। ठीक है, एक ब्रांच और है, एक शाखा और है जो होगी अपनी थर्मोडायनेमिक्स। क्या? थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी। एक ब्रांच होगी अपनी ध्वनि। ठीक है, इसी प्रकार से और भी ब्रांचेज हैं, जैसे एक हो गई अपने पास क्वांटम, या हम कहें क्वांटम। ठीक है, क्वांटम ये वर्ड आप यहां पे भी पढ़ोगे, इसके अंदर क्वांटम क्या है ये जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें भी एक क्वांटम नाम का वर्ड आएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया क्वांटम, एक होगी ध्वनि, एक होगी उष्मागतिकी, एक होगी मैकेनिक्स। इसी प्रकार से और भी ब्रांचेज है, जैसे अपनी हो गई ऑप्टिक्स। क्या? ऑप्टिक्स, जिसे बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या? प्रकाशिकी। क्लियर है? और ब्रांचेज की अगर बात करें तो और ब्रांचेज होगी, जैसे अपने पास चुंबकीय या चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ठीक है, इसी प्रकार से एक ब्रांच और है जो कि है अपनी स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। एक ब्रांच और हो सकती है जो कि है अपने इलेक्ट्रॉनिकी। इन सभी ब्रांचेज का अलग अलग काम है। जैसे मैकेनिक्स, यांत्रिकी जो इकाई है आपके पास, यांत्रिकी जो शाखा है, इस शाखा में हम मोस्टली स्टडी करते हैं किसकी? मोशन की, कि किस प्रकार से गति हो रही है, गति से रिलेटेड जो पैरामीटर हैं उनकी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? मैकेनिक्स में। इसकी एक ब्रांच जो उष्मागतिकी है, इसमें हम अध्ययन करते हैं उष्मा से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड, ये स्टडी करते हैं उष्मागतिकी में। और आपने क्लास 11th में ये दोनों पढ़ भी लिए। ध्वनि, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अपनी, जो जैसे मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है, आपके पास पहुँच रही है, तो एक माध्यम है, एक मीडियम के थ्रू पहुँच रही है। तो ध्वनि से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो हम अध्ययन करते हैं इस साउंड वाले ब्रांच में, इस साउंड वाली शाखा में, इस ध्वनि वाली शाखा में। एक ब्रांच जैसे आपकी क्वांटम। क्वांटम में क्या होता है? क्वांटम का मतलब ही होता है सूक्ष्मतम पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम पार्ट, मतलब जो सबसे छोटा हो। तो इसमें लगभग वो चीज़ें अध्ययन करते हैं जैसे फोटोन, क्वांटा, इनसे रिलेटेड हम जानकारी करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका, ये सब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लास 12th में भी इसका थोड़ा बहुत पोर्शन है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जो इकाई है, इसमें हम अध्ययन करते हैं प्रकाश से रिलेटेड। जैसे ये लाइट है, तो लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, सनलाइट से रिलेटेड स्टडी। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है भाई, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीज़ें, लेंस, वहाँ पे प्रकाश का ही योगदान था। तो ऑप्टिक्स में आती है, वो ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है, ऑप्टिक्स शाखा में आता है। चुंबकत्व, जहाँ पे हम चुंबक से रिलेटेड स्टडी करते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड,
क्लियर हुआ? स्थिर वैद्युतिकी, ये जो अपनी इकाई है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं आवेशों का। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। किसकी स्टडी करते हैं? आवेशों की। आवेशों की। और आवेशों की भी स्टडी कब करते हैं? जब आपके आवेश स्थिर अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था मतलब रेस्ट, मतलब जैसे ये चार्ज है यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, तो स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी। तो क्या क्लियर हुआ? जैसे इलेक्ट्रॉनिकी है, आगे अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिकी है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। और भी कई ब्रांचेज है, फिजिक्स का अंत यहीं पे नहीं है, फिजिक्स बहुत है, क्योंकि आपने क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ी होगी फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? पढ़ी होगी। क्या होती है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन है। नेचर में क्या चल रहा है, नेचर में किस प्रकार से घटनाएं हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है, किसके कारण? फिजिक्स के कारण। भौतिक विज्ञान का योगदान है। लाइट है तो भौतिक विज्ञान का योगदान है। यहाँ पे खड़ा हूँ, भौतिक विज्ञान का योगदान है। यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, भौतिक विज्ञान का योगदान है। बिना घर्षण, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फ्रिक्शन, और भी कई चीजें पढ़ी हुई। घर्षण, घर्षण से रिलेटेड आपने पानी के अंदर भी देखे होंगे, पृष्ठ तनाव से रिलेटेड स्टडी भी की होगी। तो मतलब फिजिक्स के बिना सब कुछ अधूरा है। तो फिजिक्स क्या है? प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन है। तो भौतिक विज्ञान का अंत ऐसे नहीं होता। और भी कई ब्रांचेज हैं, ये आपके ब्रांचेज हैं, कुछ ब्रांचेज हैं, और भी कई ब्रांचेज है जो कि जैसे अगर 12th में आएंगी तो उन ब्रांचों का हम अध्ययन कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने क्या जाना भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों का अध्ययन किया जाता है जब वो स्थिर अवस्था में होते हैं। अब इस डेफिनेशन को याद करने का तरीका जैसे स्थिर वैद्युतिकी, इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? एक तो हो गया स्थिर, क्या हो गया? स्थिर। और एक हो गया आपके पास वैद्युतिकी या वैद्युत। डेफिनेशन को याद करने का तरीका मतलब यहां से लिंक कुछ मिले आपको, जिससे आपको स्थिर वैद्युतिकी समझ में आए कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी को दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक तो स्थिर हो गया और एक वैद्युत हो गया, या फिर वैद्युतिकी हो गया। स्थिर मतलब जो चीज स्थिर है, गति नहीं कर रही। क्या? गति नहीं कर रही। जैसे मैं यहाँ पे कांस्टेंट एकदम स्थिर हो जाऊं तो ये स्थिर हो गया। तो यहाँ पे गति नहीं कर रही मतलब स्थिर। वैद्युत, वैद्युत आपने पढ़ी है भाई, विद्युत वर्ड आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा होगा। विद्युत क्या होती है? विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर होती है। आवेशों के प्रवाह की दर मतलब आवेश। विद्युत मतलब आवेश, मतलब आवेश। क्या? आवेश। मतलब जब आपके आवेश गति नहीं कर रहे हो, जब आपके आवेश स्थिर हो, तो उस समय पे ये जो प्रभाव दिखा रहा है, इसके कारण जो जो घटनाएं हो रही है, उन सभी का अध्ययन किस में किया जाएगा? स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर हुआ? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी एक फिजिक्स नामक पेड़ की शाखा है जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है जब वो स्थिर अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश के बारे में समझते हैं। देखो आवेश क्या गया? आवेश। आवेश इसको कहते हैं चार्ज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश। भाई हमने पढ़ा कि स्थिर वैद्युतिकी आवेशों का अध्ययन करती है स्थिर अवस्था में। तो आवेश क्या होते हैं? आवेश क्या होते हैं? देखो इसके बारे में कब जाना गया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि आवेश ये वर्ड आया कहाँ से। ऐसे थोड़ा ना कहीं से आ गया, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। कोई भी काम होता है, कोई भी वर्ड होता है फिजिक्स में,
अगर कोई भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आवेश आया कहाँ से? देखो क्लास 11th में आपने इंटरेक्शन फोर्सेस पढ़े होंगे, बल पढ़े होंगे, प्रकृति के कुछ बल हैं। तो उन बलों में आपने पढ़ा होगा कि एक बल होता है गुरुत्वीय बल, जो कि आपका चैप्टर भी था। एक बल होता है आपका नाभिकीय बल, और एक बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वीय बल जो कि मासेस के बीच काम करता है, द्रव्यमानों के मध्य काम करता है, और जो विद्युत चुंबकीय बल है वो काम करता है आपका कहाँ पर? वो आपका काम करता है आवेशों के मध्य। कहाँ पर? आवेशों के मध्य। और तीसरा बल जो कि नाभिकीय बल, जो कि नाभिकीय कणों के मध्य लगता है, और ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर अपना नाभिक नाम का अध्याय है, वहाँ पे हम इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाभिक कणों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल, द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय बल। तो आवेशों के मध्य कैसे आया? जैसे ये मास है, एक प्रकार का मास है, द्रव्यमान है इसमें, इसको मैंने उठा रखा है, क्लियर है। तो ये उठाना और ये आपकी अर्थ है, इनके मध्य एक फोर्स काम कर रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो एक फोर्स काम कर रहा है, सन यहाँ पे, और जो अर्थ है उनके मध्य एक फोर्स काम कर रहा है, जो कि आपका गुरुत्वीय बल है। क्या है? गुरुत्वीय बल, एक दूसरे को बांधे हुए हैं। यूनिवर्स में जितने जो प्लैनेट हैं वो सारे गुरुत्वीय बल से बंधे हुए हैं, सारे गुरुत्वीय बल से बंधे हुए हैं और अपनी जगह पे घूम रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, क्लियर हुआ? तो इसी बीच में जैसे मैं क्या करता हूं कि एक कंघा लेता हूं या फिर एक स्केल लेता हूं। क्या लेता हूं? एक कंघा या फिर एक स्केल, और उस स्केल को मैं यहाँ पे अपने बालों से रब करता हूं, घर्षण देता हूं, रगड़ता हूं उसको, और रगड़ने के बाद में मैं क्या कर लेता हूं कि एक कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेता हूं और उसके पास लेके जाता हूं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। क्या? कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जबकि अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कागजों के लिए तो ज्यादा होना चाहिए, कागज के टुकड़ों के लिए तो ज्यादा होना चाहिए, उठा ही नहीं पाना चाहिए। बिना घर्षण दिए, बिना रगड़े मैं उसको लेके जाता हूँ, चिपकता नहीं है। जब इसको मैं रगड़ के लेके जाता हूँ तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम इसको घर्षण देते हैं तो ये जो मास है, ये जो स्केल समझ लो, ये जो स्केल है, इस स्केल के अंदर आवेश आ जाता है, एक आवेश नाम का शब्द आ जाता है, एक आवेश नाम की शक्ति आ जाती है, जिससे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लग जाता है। तो ये आवेश वहां से। और भी कई एग्जांपल देखे उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने क्या किया कि एक गुब्बारा लिया। क्या लिया? गुब्बारा, उसमें हवा भरी, और हवा भरने के बाद में उसको एक कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया, दीवार के सहारे से टच किया, तो गुब्बारा उससे चिपक गया। आप करके देखना, अगर नहीं किया आपने एक्सपेरिमेंट, गुब्बारा उससे चिपक गया। गुब्बारा चिपका तो वहां पे फिर से हैरानी होगी, यार पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज्यादा होना चाहिए, कैसे चिपक गया ऐसे? तो वहां से पता चला कि भाई जब इनको फ्रिक्शन दिया तो गुब्बारा आवेशित हो गया, उसके अंदर आवेश नाम की एक ऊर्जा आ गई, इस कारण वो चिपक गया, इस कारण वो चिपक गया। जबकि मासेस के बीच में आपका गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक नया बल काम करने लग गया, एक आवेश नाम की शक्ति आ गई, इस कारण वो चिपक गया, एक नया आकर्षण का बल काम करने लग गया। तो आकर्षण का भी हो सकता है, ये प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आगे बात करेंगे इसके अच्छी तरीके से। तो आवेश कहाँ से आया? कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, वहां से ही आवेश आया, वहां से आवेश नाम का वर्ड निकल के आया कि भाई आवेश होता है, किस में होता है? अब सबसे बड़ी बात, किस में होता है आवेश? आवेश होता है पदार्थ में। किस में होता है? पदार्थ में। अब ये एक और समस्या आ गई कि पदार्थ क्या होता है। छोटा सा वर्ड है पदार्थ, और आपने पढ़ा भी होगा पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ यानी जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। क्या? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। क्या कहलाता है भाई? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। मैंने कहा आवेश जो है वो पदार्थ में होते हैं, और पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और कण क्या होते हैं भाई? कण को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु।
परमाणु, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th में भी आप पढ़ोगे इसे। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, मतलब कण होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में आपने एक चीज पढ़ी होगी, परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब चार्ज भी है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ये माइनस में होगा तो ये प्लस में, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। मतलब पदार्थ जो हो परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु पर आवेश भी आप देख रहे हो कि आवेश है, बट ये विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इसकी भी बात करेंगे। विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, लेकिन आवेश तो है, आप देख रहे हो इस पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो आवेश नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहा, प्रोटॉन रहा तो आवेश है। मतलब पदार्थ में परमाणु है और परमाणु पर आवेश भी होता है, परमाणु पर आवेश भी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ में आवेश नाम का एक ऐसा गुण होता है, या पदार्थ में आवेश कुछ होता है, आवेश नाम की चीज होती है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं आवेश क्या है? पदार्थ से संबंधित होता है या पदार्थ में उपस्थित होता है। या हम ये भी कह सकते हैं आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। अब इसके कारण क्या होता है? इस गुण के कारण ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर महसूस करता है। क्या करता है? महसूस करता है। क्या समझे कि आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर महसूस करता है। अब ये नया ही एक वर्ड आ गया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई ये विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है। देखो, जब आपका आवेश स्थिर है, क्या है? स्थिर, रेस्ट में है, आराम कर रहा है, और जब आपका आवेश गति कर रहा है, मतलब भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है। जब आपका आवेश स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इसे ये महसूस करता है, महसूस करता है। जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में है तब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इसे महसूस करता है। और यही आवेश अगर गति कर रहा है, मोशन में है, तो उस केस में, उस अवस्था में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक प्रकार की गति तो ऐसी हो गई कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ में गति कर रहा है, ठीक है, मेरी चाल नियत रहेगी, मैं दौड़ूंगा, बस इतने स्पीड से दौड़ूंगा। तो जब आपका आवेश नियत गति से गति कर रहा हो, क्या? नियत गति से, मतलब नियत वेग से, नियत वेग से गति कर रहा होता है, तो उस अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये सब चीज हम पढ़ेंगे, आपकी 12th क्लास में है ये। जब आपका आवेश स्थिर है तब हम ये 4 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जब गतिशील होगा तो इसके आगे हम ये सब स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे।
तो जब आपका आवेश नियत वेग से गति कर रहा होता है तो उस अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही आवेश नियत वेग से गति नहीं कर रहा हो, क्या नियत वेग से गति नहीं कर रहा हो, तो नियत वेग से गति नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम जानते हैं A इज इक्वल टू होता है dV/dt। क्या होता है? A इज इक्वल टू dV/dt। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी dV/dt हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये नियत वेग से गति नहीं कर रहा, मतलब इसका वेग परिवर्तित है, तो इसका मतलब यहाँ पे त्वरण है। क्या है? त्वरण। जबकि यहाँ पे नियत वेग था, तो इसका मतलब त्वरण यहाँ पे क्या था? 0। यहाँ पे त्वरण है, तो हम इसको कह सकते हैं जब आवेश आपका त्वरित गति करता है। कैसी गति? त्वरित। जब आपका आवेश त्वरित गति करता है तो उस अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके साथ में विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस ये विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। क्या? ये भी पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तो हमने क्या पढ़ा भाई? चार्ज जो है, आवेश जो है, वो क्या है? पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण ये जो पदार्थ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा महसूस करता है। ठीक है। और यही आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील है और नियत वेग से गतिशील है तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और नियत वेग से गति नहीं कर रहा तो उस केस में विद्युत चुंबकीय और साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। क्लियर हुआ? दो के साथ में ये ऊर्जा भी ये एमिट करता है, ये विकिरण भी ये उत्सर्जित करता है। तो आवेश के बारे में आपके सामने एक पिक्चर आ गई, एक क्लियर भी हो गया एक पिक्चर कि आवेश क्या है। आवेश पदार्थ में, जैसे ये पदार्थ, इसमें भी आवेश है, पदार्थ में आवेश उपस्थित है, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया कैसे है। पदार्थ में आवेश उपस्थित है, मतलब एक गुण है, ये प्रॉपर्टी है। गुण का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी का गुण होता है गुस्सा आना, किसी को गुण हो, मतलब ये अवगुण की तरह से है। गुण की तरह से हम ले तो जैसे गुस्सा आना, कोई ईमानदार होता है, कोई क्या होता है, उसके फलस्वरूप कुछ परिणाम होते हैं। जैसे गुस्सा आना, अगर मान लो मेरे को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता, मैं किसी से भी लड़ लेता, होता क्या? पुलिस केस हो सकता था, या फिर मैं उसके 2 थप्पड़ रख सकता था, या फिर वो मेरे 2 थप्पड़ रख सकता था, या फिर लठ भी बच सकते थे, लड़ाई भी हो सकती थी। कुछ काम हो रहा था उस गुण के कारण। तो यहां पे ये जो गुण है, इसके कारण क्या हो रहा है? ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, महसूस करता है। और मेरे में अगर ऐसा गुण होता गुस्सा वाला, तो क्या होता? 2 थप्पड़ उसके रख देता, या फिर 2 थप्पड़ वो मेरे रख देता, ऐसा काम हो सकता था। क्लियर है? तो कुछ ना कुछ होता है, तो गुण के कारण ये सब हो रहा है। यहाँ पे पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा महसूस करता है। विद्युत क्षेत्र कब करता है? जब आपका आवेश स्थिर है। और चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अकेला नहीं, विद्युत और चुंबकीय साथ में होंगे जब ये नियत वेग से गतिशील होगा। और नियत वेग से गतिशील नहीं, मतलब त्वरित गति है, तब विद्युत चुंबकीय और साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये आपका विद्युत आवेश हो गया। यहां तक तो क्लियर हो चुका भाई विद्युत आवेश क्या है। अब इसके आगे साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया भाई, पीएचडी चल रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी है, वो क्या है? आवेशों का अध्ययन स्थिर अवस्था में, आवेशों का अध्ययन है स्थिर अवस्था में। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसी के नाम से अपना पहला चैप्टर है जो कि है अपना विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पहला अध्याय भी यही है। तो इस पहले अध्याय में हम पढ़ें कि क्या है क्या नहीं है, उससे पहले हमने बेसिक जानकारी ले ली कि भाई विद्युत क्षेत्र कहाँ से आ रहा है जब आपके आवेश स्थिर है। अब आवेशों पर और रिसर्च हुआ, आवेशों पर और रिसर्च हुआ, मतलब शोध हुआ। क्या हुआ? शोध। शोध किया गया। शोध करने के बाद में यह पता चला कि आपके आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं, विद्युत आवेश भी कह सकते हैं, और इसी को हम आवेश भी कहेंगे। बात एक ही है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग इसमें डिफरेंस करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार विद्युत आवेश अलग है, आवेश अलग है, दोनों एक ही है। ठीक है। तो शोध हुआ तो ये पता चला कि जो आपका आवेश है, आवेश है ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
एक होता है आपका धनात्मक और एक होता है आपका ऋणात्मक। एक आवेश धनात्मक, एक आवेश ऋणात्मक। अब ये आवेश कैसे आए, धनात्मक ऋणात्मक आया कहाँ से, कैसे पता चला कि भाई आवेश दो प्रकार का होता है, तो उसकी थोड़ी सी पिक्चर हम देखते हैं। देखो साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च चल रहा था और रिसर्च के दौरान उन्होंने अध्ययन किया एक पार्टिकल पर, एक कण पर। किस पर? एक कण पर। कण क्या होता है भाई? परमाणु। और परमाणु कहाँ पे होते हैं? पदार्थ में। तो हम परमाणु पर अध्ययन कर रहे थे। तो परमाणु पर अध्ययन किया उन्होंने और एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने। क्या? एक एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लिया। जैसे एल्यूमिनियम कितना परमाणु क्रमांक होता है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। कितने नंबर? 13 और ये 26। 13 नंबर पे जो आता है वो अपना कौन सा है? तत्व है, एल्यूमिनियम का तत्व है। एल्यूमिनियम आपका एलिमेंट है। तो 13 नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पे नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है इसी को हम कहते हैं उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्या? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन नंबर। और यहां पे ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक जो आपका परमाणु होता है उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, मतलब टोटल आवेश यहां पे देखें, टोटल आवेश क्या हो गया? 0। मतलब परमाणु आपका विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि जैसे कि एग्जांपल उन्होंने लिया, उस पर रिसर्च किया, तो हम यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी, जैसे ये परमाणु क्रमांक होता है, इसी को प्रोटॉन नंबर कहते हैं। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब परमाणु पे टोटल चार्ज 0 होता है। अब यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, मतलब इस एल्यूमिनियम को या तो हम पीटे, ठीक है, या फिर कूटे, या फिर इससे लड़ाई करें। तो फिजिक्स में इस घटना को कहा गया है कि इस एल्यूमिनियम पर हम ऊर्जा एमिट करें, ऊर्जा इंसिडेंट करें, सॉरी ऊर्जा यहाँ पे आपतित करें। ये हम पढ़ेंगे, आपतित करें। ये हमारा फिजिक्स में ही चैप्टर है, प्रकाश विद्युत प्रवाह, जहाँ पे हम देखेंगे ये सब चीजें। तो यहाँ पे इस एल्यूमिनियम पर ऊर्जा आपतित करें, तो ऊर्जा जब आपतित करेंगे ना, तो ये होता क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाते हैं। जब इस परमाणु पर ऊर्जा आपतित करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। तो लेट सपोज हमने यहां पे ऊर्जा आपतित की और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्या? बाहर निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो यहां पे चेक कर लेते हैं भाई। पहले इसके अंदर प्रोटॉन था आपके पास 13 और इलेक्ट्रॉन भी 13 पहले। और अब कितना? अब वर्तमान स्थिति, अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पे? 11 और प्रोटॉन कितने हो गए? 13। वो के वो प्रोटॉन थे, वो के वो इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 13। अब इस पर टोटल आवेश देखें, कुल चार्ज, कुल आवेश। अब इस वर्तमान स्थिति में अगर हम नोट करें तो इस वर्तमान स्थिति में कुल आवेश हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 प्रोटॉन आवेश। तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और
13 प्रोटॉन मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे आप देखोगे ये माइनस में 11, ये प्लस में 13, मतलब यहां पे क्या आ गया +2। और ई ले लेते हैं, ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आएगा। मतलब जब इस परमाणु से, जब इस तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस परमाणु पर धनात्मक आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया? धनात्मक आवेश। जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धनात्मक आवेश, मतलब जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तब उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तब उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश। और एक और रिसर्च करते हैं। अब क्या किया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, कैसा कुछ ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, 3 दे दें, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए कहीं से भी। ऐसे कुछ अपन ने जादू किया और ऐसे छू करके 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वो अलग घटना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, पहले 13 थी, तो 13 और 3 16, और प्रोटॉन आपका वो का वो 13। कुल आवेश अब देखें, कुल आवेश इस अवस्था में हम नोट करें तो कुल आवेश क्या हो गया भाई? 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 प्रोटॉन। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 16 मल्टीप्लाई माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 13 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार से अगर देखें तो ये माइनस में 16, ये प्लस में 13, मतलब कितना आ गया? माइनस में 3। और ई मान लेते हैं, ई का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या देखा आपने? जब इस परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और परमाणु कहां पे? पदार्थ में। तो मतलब जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो दूसरा जो आवेश देखा गया वो ऋणात्मक आवेश देखा गया। और कहां से आया? जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, या हम कहें जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिकता। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो कैसा आवेश आ जाता है? धनात्मक। तो इस प्रकार से आवेशों के बारे में खोजा गया कि धनात्मक और ऋणात्मक आपके 2 प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये पिक्चर क्लियर हुई कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। सब आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ऋणात्मक कब होगा? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब और आगे चलते हैं। इसमें और भी कुछ नई नई चीजें जानने के लिए हैं, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इनसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो चैप्टर को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। कि मजा आएगा तभी सब कुछ, तभी काम होगा। ठीक है ना? तो आपने देखा अभी धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के आवेश हो गए। और ये रिसर्च से पता चला कि एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम पर हमने रिसर्च किया इस प्रकार से। और भी रिसर्च हुआ, एक रिसर्च हुआ, चलो पहले ये बता देते हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किसने बताया, किस वैज्ञानिक ने। तो एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन यार